हेलो दोस्तों। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में एंड साथ साथ में डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। एंड इससे पहले हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में डिस्कस करा था एंड साथ साथ में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करा था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज एक बार जरूर देखिए। एंड आज के इस टॉपिक की बात करें जो कि हमारा है लीनियर मोमेंटम। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम के बारे में जानना हो, देखो लीनियर मोमेंटम के बारे में मोटा मोटा हिसाब ये कि अगर मैं ये बताऊं कि आप जानते हो, पहले से जानते हो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, आपको भी पता है कि लीनियर मोमेंटम को भैया पी से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू बी। ये फॉर्मूला होता है आपका लीनियर मोमेंटम का, ये नॉर्मल आप जानते हो कि पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये होता है सही बात है, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लीनियर मोमेंटम का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी करके। पर मोमेंटम क्या होता है, अगर बात करी जाए मोमेंटम क्या होता है, तो भैया मोमेंटम का सीधा सीधा मतलब होता है कि लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है, या फिर मोमेंटम का ही मतलब जानना हो तो दोनों सेम चीज है ना। लीनियर मोमेंटम को चाहे सिर्फ मोमेंटम को बात एक ही है, ठीक है। तो मोमेंटम का सीधा सीधा मतलब होता है अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी, ठीक है। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी, इसको कहा जाता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी, इसको नाम देंगे हम लोग भैया लीनियर मोमेंटम होता है अमाउंट ऑफ मोशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी। ठीक, किसी ऑब्जेक्ट के पास में कोई देखो अमाउंट ऑफ मोशन का मतलब होता है कि मान के चलो, लेट सपोज, देखो कैसे बताता हूँ मैं। सपोज करो आपके पास में दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए एंड एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए का कुछ ना कुछ मास ले लो, तो सपोज m1 मास है, ऑब्जेक्ट बी का मास है m2, इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। अब करना क्या है, तो सीधा सीधा काम ये करना है कि सपोज करो कि m1 जो है आपका वो m2 से ज्यादा है, ठीक है। v1 जो है वो आपका v2 से कम है, ये करना है। सीधा सीधा मतलब ये m1 का मास ज्यादा है, m2 का मास कम है, m1 की वेलोसिटी कम है, m2 की वेलोसिटी ज्यादा, ये हम एक एज्यूम करके लेके चलते हैं। तो सपोज करो कि आपके पास में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक बॉल ले लो, चलो ऑब्जेक्ट ना, एक बॉल ले लो, बॉल मतलब गेंद है ना। सपोज करो ये दोनों एक बॉल्स है, ठीक है। अब जैसे एक गेंद ले लो, ठीक है, एक प्लास्टिक की गेंद ले लो, एक रबर की गेंद ले लो। तो अगर आप एक प्लास्टिक की गेंद से किसी को मारो और किसी को रबर की गेंद से सेम स्पीड से मारो, तो किससे ज्यादा चोट लगेगी? जाहिर सी बात है रबर वाली भारी होगी, तो रबर वाली से ज्यादा चोट लगेगी, सेम स्पीड से फेंकते हैं, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, कोई बता देगा कि अगर आप रबर वाली बॉल से और प्लास्टिक वाली बॉल से सेम स्पीड से दोनों को किसी एक पर्सन को मारो, तो आपको रबर वाली बॉल से ज्यादा तेज चोट लगेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक की वेलोसिटी कम करके दूसरे की वेलोसिटी बढ़ा के चेक कर लिया जाए? जैसे रबर वाले का मास ज्यादा है प्लास्टिक वाले से। जैसे मान के चलो ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है ना, मान के चलो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट आपका रबर वाला है एंड सेकेंड वाला मतलब ये आपकी रबर वाली बॉल है, ठीक है, एंड ये आपका प्लास्टिक का है। तो सपोज करो आपके पास में दो बॉल्स हैं, एक रबर वाली बॉल है, एक प्लास्टिक वाली बॉल है। रबर वाली बॉल का मास ज्यादा है, प्लास्टिक वाली बॉल का मास कम है, ठीक है। रबर वाली बॉल का वेलोसिटी कम है इन रेस्पेक्ट प्लास्टिक वाली बॉल से। तो अगर आप कम वेलोसिटी से रबर वाली बॉल से किसी को मारो तो चोट तो लगेगी, वैसे भी चोट लगना है तो वैसे भी चोट लगना है। तो अगर आप कम वेलोसिटी से फेंक के देखो किसी के ऊपर तो चोट तो लगेगी। सेम चीज अगर आप प्लास्टिक वाली बॉल का मास को कम तो है रबर वाली बॉल से, तो आप एक काम कर सकते हो, उतनी ही चोट लगने के लिए क्या कर सकते हो, आप प्लास्टिक वाली बॉल का स्पीड बढ़ा दो, है ना, कि प्लास्टिक वाली बॉल से भी उतना ही तेज चोट लगे जितना रबर वाली से लगा है, तो आप प्लास्टिक वाली बॉल की स्पीड को बढ़ा दो। तो जिसका मास कम है उसकी स्पीड को बढ़ा दो, जिसका स्पीड कम है उसका मास बढ़ा दो, ठीक है। तो दोनों से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट होगा और उनको सेम अमाउंट ऑफ कह सकते हो सेम चोट लगेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये कि मास जो है आपका वो आपकी वेलोसिटी के साथ में रिलेट करता है इस तरीके से कि अगर आप मास को कम करते हो और वेलोसिटी को बढ़ाते हो तो आपको जो फोर्स मिलेगा, ठीक है, या फिर जो क्वांटिटी मिलेगी, एंड या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि मास को कम कर दो वेलोसिटी को बढ़ा दो, या वेलोसिटी को कम कर दो मास को बढ़ा दो, तो जो क्वांटिटी आपको मिलती है ना उस क्वांटिटी को कहा जाता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो वही लिखा गया अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन बॉडी,
कि कितना मोशन है किसी ऑब्जेक्ट के पास में एंड उसका मास कितना है, उसको बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। एंड उसको दिखाना हो तो इस तरीके से दिखाते हैं, P इज इक्वल टू एम इंटू वी करके, मतलब मैथमेटिकली जो एक्सप्रेस करना हो तो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है भैया मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बताने के लिए क्या बता सकते हो, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन बॉडी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास में जो भी वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो मास भी होगा वेलोसिटी भी होगी, तो अगर आप मास को कम रख के वेलोसिटी को बढ़ाते हो या फिर वेलोसिटी को कम रख के मास को बढ़ाते हो तो दोनों से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स या फिर सेम अमाउंट ऑफ एक ऐसी क्वांटिटी जनरेट होती है जिसको नाम दिया जाता है लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। एंड उसको दिखाया जाता है P से और उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी करके, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर कह सकते हो एक चीज है वेक्टर फॉर्म में, देखो लीनियर मोमेंटम भी आपका वेक्टर फॉर्म में होता है और इसकी अगर डायरेक्शन लिखना हो ना तो लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो आपकी वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी चलेगी वही डायरेक्शन होगा आपके लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम को P से दिखाते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा मास इंटू वेलोसिटी करके, ये एक्चुअल फॉर्मूला, ये इसका मैग्नीट्यूडनल फॉर्मूला है और ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। डायरेक्शन अगर बताना हो तो डायरेक्शन इसका होगा डायरेक्शन इन रिलेटिव टू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चलेगी उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम का भी डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज इसका अगर यूनिट के बारे में डिस्कस करा जाए कि जो मोमेंटम होता है उस मोमेंटम को आप किस फॉर्म में डिनोट करते हो या फिर किस चीज में कैलकुलेट करते हो, तो मोमेंटम का अगर यूनिट पूछा जाए तो मास का यूनिट होता है केजी एंड वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड करके लीनियर मोमेंटम का यूनिट, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है और ये इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी करके, एंड दिस इज ऐसा करके, ठीक है। अगली चीज, ये तो हो गया आपका लीनियर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, अमाउंट ऑफ द मोशन कंटेन इन द बॉडी या फिर मैथमेटिकली मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। अगली चीज, अगली जो टॉपिक है हमारी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अगली जो हमारी टॉपिक है उसका नाम है कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर आपको याद हो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो व्हाट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एक फॉर्मूला डिराइव करा था कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है उसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उसका जो मोमेंटम होता है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर चेंज इन मोमेंटम निकाला जाए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है वो उसके बराबर होता है। मतलब उसमें जो फॉर्मूला निकाला गया था मोमेंटम का एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, वो निकाला गया था डी वेक्टर पी डिवाइड बाई डी टी करके, इस तरीके से मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला गया था। इसका मतलब ये था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो तो उसके मोमेंटम की वैल्यू जो होगी या फिर उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होगा वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगा और वो फोर्स के बराबर आता है, ठीक है। तो अगला काम क्या करेंगे, सपोज करो मान के चलो आपने, अच्छा एक काम करो पहले इस मोमेंटम की वैल्यू को रख लो, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू वेक्टर v डिवाइड बाई डी टी, मास को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा m डी वेक्टर v डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हम लोगों ने पीछे भी कैलकुलेट करा था। अगली बात ये है कि सपोज करो आपने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हो जाए जीरो, अगर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाए भैया जीरो, किसी तरीके से आपने जो फोर्स दिया था, सपोज करो कि फोर्स आपने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को जीरो कर दिया कि आपको एक्सटर्नल फोर्स देना ही ना पड़े तो फोर्स की वैल्यू जीरो, तो अगर फोर्स की वैल्यू जीरो कर दोगे तो मोमेंटम क्या मिलेगा, ये हो जाएगा डी वेक्टर पी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ये मिलेगा सिंपल सा डी वेक्टर पी डिवाइड बाई डी टी। इसका मतलब ये हो गया कि डी वेक्टर डी पी इज इक्वल टू जीरो, मतलब आपका जो मोमेंटम हो गया भैया वो तो हो गया कांस्टेंट, मोमेंटम जो हो गया वो तो हो गया कांस्टेंट। मतलब कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है,
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो उसका मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब कंजर्व हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कंजर्व हो जाता है। तो इसी चीज को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो उसका मोमेंटम जो होता है वो जीरो के बराबर आता है, या फिर उसका मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व हो जाता है। ठीक है, ये तब होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर आपको डिफाइन करना हो जाए, कैसे डिफाइन करोगे? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड टू एज व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी, अप्लाई ऑन द बॉडी। ठीक है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी, द लीनियर मोमेंटम linear momentum of an object will be conserved। ठीक है, ये होता है लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का मतलब, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, उसकी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को जीरो कर देते हो, तो उसका मोमेंटम जो होगा भैया वो कंजर्व हो जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी या फिर उसका मास, ऐसा कह सकते हो। देखो हमको डीपी की वैल्यू जीरो मिली है, कांस्टेंट है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एम डी वेक्टर वी डिवाइड बाई डी टी करके, ये भी हमारे पास में जीरो ही आएगा। ठीक है, तो डी टी को उधर भेज दो, मतलब एम को भी उधर भेज दो, तो आपको जो वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी वो भी भैया आपको क्या मिलेगा, देखो एम डी वेक्टर वी इज टू जीरो। मतलब आपके पास में जो मास और वेलोसिटी का रिलेशन आया था, है ना, जिसको आपने मोमेंटम नाम दिया था, वो भी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, मतलब कोई चेंज नहीं आने वाला। मतलब जो आपने ये बॉल्स को फेंक रहे थे, तो सपोज करो अगर इन बॉल्स को आपस में टकरा दो, है ना, इन बॉल्स को ही आपस में टकरा दो, तो अगर बॉल्स को ही आपस में टकरा दो और ऐसा सपोज करो कि दोनों का मास सेम सेम है, एक काम करते हैं, ऐसा दिखते हैं, लेट सपोज आपके पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए एंड बी, एंड एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन है, मान के चलते, तो अगर आप इनको एक साथ ऐसा काम कर लो, इन दोनों को आपस में टकरा दो। ठीक है, तो जब इनको पास में भेजोगे, ठीक है, तो टकराने के लिए जब इनको भेजोगे, तो टकराने से पहले जब ये मूव करते हुए आगे जाएंगे, तो इनकी जो मोमेंटम निकालोगे वो लिखा जाता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो इसको कोलिजन कहा जाता है, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे ना, तो उस चीज को कोलिजन कहा जाता है। तो लिखेंगे मोमेंटम मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो टकराने से पहले अगर मोमेंटम दिखा जाए, टकराने से पहले के लिए इनकी वेलोसिटी भी देख लेते हैं, इनकी टकराने से पहले वेलोसिटी ले लेते हैं u1 और u2 करके। ठीक है, तो जब ये टकराए नहीं होंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर इनकी वेलोसिटी मोमेंटम निकाला जाए, तो भैया क्या होगा, फर्स्ट वाले का m1 u1 हो जाएगा, सेकेंड वाले का m2 u2 हो जाएगा। ठीक है, ये टकराने से पहले का है। चलिए दूसरी चीज क्या करते हैं, इनका मोमेंटम ना, तो P1 ले, सपोज P1 है, टकराने से पहले इनके जो मोमेंटम होगा सपोज करते हैं ऐसा मिलेगा। एंड आफ्टर कोलिजन अगर निकाला जाए, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, अगर कोलिजन के बाद चेक करा जाए इनका मोमेंटम, तो क्या मिलेगा, तो टकराने के बाद m1 v1 एंड m2 v2 ये मिलेगा। मतलब टकराने के बाद वेलोसिटी v1, टकराने के बाद वेलोसिटी v2, ये होता है ऐसा कुछ। तो सपोज करते हैं कि टकराने से पहले जो उनका बिफोर कोलिजन मोमेंटम आएगा कुछ इस तरीके से m1 v1 m2 u2, एंड टकराने के बाद जो उनका मोमेंटम बनेगा नया वाला, वो m1 v1 प्लस m2, क्योंकि टकराएंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि चिपक जाएंगे, टकराने के बाद तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो टकराने के बाद जो उनका मोमेंटम आएगा वो कुछ इस तरीके से। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, वो ये कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं करते हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व हो जाता है। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम आपको मिलेगा ना, उनमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, उनकी वैल्यू आपको बराबर मिलेगी एज एग्जैक्ट। टकराने से पहले जो मोमेंटम जनरेट हुआ होगा वो टकराने के बाद भी ऐसे सेम रहेगा, तो उनमें कोई फर्क नहीं आता, तो उसी चीज को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर आपको पार्टिकल्स के हिसाब से बताना हो, तो इस हिसाब से बता सकते हो कि आपके पास में दो ऑब्जेक्ट्स है, उन ऑब्जेक्ट्स को अगर आप टकराने के लिए भेज रहे हो, तो टकराने से पहले उनका जो मोमेंटम होगा और टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा उनकी वैल्यू बराबर आएगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो उनका मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिंगल ऑब्जेक्ट्स के लिए बताना हो तो इस तरीके से बता सकते हो
या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसी तरीके से डी वेक्टर पी इज इक्वल टू 0, इस तरीके से भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन या फिर लीनियर मोमेंटम, दोनों चीज। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम का मतलब भैया कि अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन बॉडी, मास इनटू वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला। एंड अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो मोमेंटम उसका कंजर्व हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, जीरो हो जाता है, उस चीज को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है। इस तरीके से आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज में इनको नोट कर लेना अच्छे से, है ना, अपना नोट्स तैयार करते जाना। और कोई भी इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है।